सो गाइज वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड याद होगा कल हमने राइस कंप्लीट किया था। आज हम वीट कल्टीवेशन के बारे में कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो मैंने आपको बार बार बोल रहा है कि क्रॉप को जब भी हमें स्टडी करना है बहुत ही ब्रीफ में हमें इन चीज़ों को कवर करना चाहिए, है ना। होता क्या है, जैसे हम राइस वीट की बात करते हैं या राइस की बात करते हैं ना, तो मैंने आपको जैसे बाकी क्रॉप को बताया कि कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं, क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। उसी तर्ज पर आज की हमारी क्लास रहेगी, सेशन रहेगा। आज हम वीट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम सबसे पहले बताते हैं कि वीट वीट आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था क्रॉप को स्टार्ट करने से पहले कि वीट जो है वो स्टेपल फूड क्रॉप है हमारे किसकी, वर्ल्ड की, है ना। वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज़्यादा कंज्यूम जो की जाने वाली क्रॉप है वो कौन सी है, वीट है। ठीक है, अब वीट की अगर हम बात करें तो इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपका है इसकी हिस्ट्री के रिगार्डिंग और इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट के रिगार्डिंग कई क्वेश्चंस है जो हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वीट एक ऐसी क्रॉप है जिसके अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में अगर हम राइस से भी ज़्यादा की बात करें तो सबसे पहले कंट्रीब्यूट करने वाली क्रॉप कौन सी है, आपकी वीट है। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वीट अच्छा इसका जो प्रोडक्शन हुआ था कि कैसे इसके अंदर जीन कहाँ से आए, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ, ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च करनाल में था, लेकिन अभी उसका नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च से कर दिया गया है। ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर काम कौन करता है, सिमिट, शायद आपने नाम सुना होगा। जो हमारा वीट का जर्म प्लाज्म है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, तो याद रखना वर्ल्ड लेवल पर आपका सिमिट मैक्सिको में। लेकिन अगर ट्रिटिकम ड्यूरम की बात की जाए जो कि आपका इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आपका जर्म प्लाज्म है वो कहाँ पर स्टोर है, आपका क्रेडा में। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार देखो क्वेश्चन इससे नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें जनरल सेंस के तौर पर पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि पर्टिकुलरली उसके रिगार्डिंग जो है रिसर्च कंडक्ट वहाँ पर करवाई जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो हमारा यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च है कहाँ पर है, तो दैट इज द लोकेटेड इन ए हरियाणा। और हरियाणा में कौन सी जगह पे, करनाल। इसकी इंपॉर्टेंस, अब यहाँ पर इसकी फूड वैल्यू के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। फूड वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपका इस पर्टिकुलर जो है क्रॉप के अंदर कौन कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको जो है कंज्यूम करते हैं। तो आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 71% है, और फैट कंटेंट 1.5%, प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 10 से 12%। जैसे अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक तो हम लोग बोलते हैं ब्रेड व्हीट, है ना, जिसको हम ट्रिटिकम एस्टियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक आपका होता है यहाँ पर एमर व्हीट, ठीक है, जिसको हम ट्रिटिकम मोनोकोकम के नाम से जानते हैं, और एक आपका होता है ट्रिटिकम ड्यूरम यानी कि ड्यूरम व्हीट। ठीक है, इसी को हम लोग मैक्रोनी और पास्ता व्हीट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होगा इसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन आपका होता है वो 13% के आसपास कई बार बोला जाता है कि एमर व्हीट में देखने को मिलता है। 12% के आसपास किसमें होता है, आपका ड्यूरम के अंदर। तो और 10 से 12 के बीच में ये जो रेंज होती है वो आपकी वेरी करती है, और इसीलिए यहाँ पर रेंज देखो। अब कोई भी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, ये रेंज में हम लोग क्यों आप लोगों को याद करना पड़ता है, क्योंकि देखो आपका हम जब न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं, जैसे किसी भी क्रॉप के अंदर ऑयल कंटेंट की बात करोगे, प्रोटीन कंटेंट की बात करोगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करोगे, तो ये सब कहीं ना कहीं वैरायटी टू वैरायटी, स्पीसीज टू स्पीसीज, और जिस एरिया में उसको ग्रो करवाया गया है। क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए जब भी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर आपके प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट ऐसे नहीं कि ग्रो हो जाता है। अब उस प्लांट को ग्रो करने के लिए अगर हम बात करें तो आपकी टोटल जैसे 54 अगर फैक्टर है ना, तो वो सारे के सारे इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके प्रोडक्शन के लिए। और अगर उनमें से कोई भी फैक्टर आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इफेक्ट होगा,
तो ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यूज होती हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव हो या फिर आपका क्वालिटेटिव हो, उनके ऊपर आपका इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जो पोस्ट हार्वेस्टिंग जो प्रोसेसेस होती हैं ये भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए यहां पर जब भी हम लोग कई बार ना एक स्टिक होकर कभी भी नहीं बोल सकते है ना, आप ये नहीं बोल सकते इसके अंदर 10% ही होगा, आपको ऐसी बहुत सारी वेराइटीज मिल जाएंगी। अब जैसे मस्टर्ड की बात करते हैं तो मस्टर्ड में हम लोग कई बार देखते हैं कि भाई ऑयल कंटेंट कितना होता है, कोई बोलता है जी 36% हो जाएगा, कोई बोलेगा जी 38 हो जाएगा, कोई बोलेगा जी 40 के आसपास ही पहुंच जाएगा। तो वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्रॉप है उसको कहाँ से हार्वेस्ट किया है, किस एरिया में वो लोकेटेड थी, वहाँ पर किस किस प्रकार के न्यूट्रिएंट सप्लाई किए गए थे, वाटर की क्वालिटी कैसी थी, उस क्रॉप को जब ग्रो करवाया गया तो उसके लिए जो वहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स थे वो कैसे थे, एज वेल एज जब हम उसको हार्वेस्ट कर चुके हैं तो कितना लंबा टाइम उसको जो है हार्वेस्ट करने के बाद हमने रखा हुआ है। कारण क्या होता है? क्योंकि आप जैसे हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद अगर आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा, उसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ ड्राई मैटर ऑयल कंटेंट कम मिलता है, और वही अगर हम थोड़ा टाइम उसको रखने के बाद करते हैं तो उसमें ऑयल कंटेंट आपको ज़्यादा मिलता है। तो कई बार माइंडसेट आता है कि पड़े पड़े ऑयल बढ़ जाता है, ऐसा नहीं। वो रीज़न ये होता है क्योंकि जब लॉन्ग टाइम तक हम लोग उस ग्रेन को रखते हैं तो उसमें से मॉइस्चर क्या होना स्टार्ट हो जाता है, रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके वेट के रिस्पेक्ट में ऑयल कंटेंट आपका इसलिए लंबे टाइम के बाद आपका जो है ज्यादा हमें मिलता है। तो उसका कारण ऐसा नहीं है कि कोई वहां पर हम लोगों ने जो है आपका उसका एक्चुअली ऑयल कंटेंट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, कहीं ऐसे रख दो और कुछ दिनों के बाद सोचो कि मस्टर्ड ही पूरी ऑयल में कंटेंट हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें अलग अलग लेवल पर देखना भी पड़ता है। अब नेक्स्ट हमारी बारी आती है जी इसकी बॉटनी। बॉटनी का मतलब क्या होता है? मतलब जो प्लांट है वो आपका उसके अंदर रूट से लेके स्टेम, लीफ, ये सब आपकी जो क्वालिटीज हैं, वो प्लांट आपका कैसे परफॉर्म करता है, कैसे क्लाइमेट में सरवाइव कर सकता है ना। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम वीट की बात करें तो वीट किस फैमिली से बिलोंग करता है आपका? पोएसी या ग्रामीनी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि हमारे सीरियल्स जो हैं वो ग्रामीनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम ये बोलते हैं कि ग्रामीनी फैमिली से बिलोंग करने वाले ये क्या होते हैं? ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्रामीनी फैमिली से केवल आपके वीट और ये सीरियल्स ही बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि जैसे कि हम लोग बात करें तो यहाँ पर शुगर केन भी किससे बिलोंग करता है? इसी से बिलोंग करता है। या फिर बहुत सारे ग्रासेस ऐसे हैं जो कि इससे बिलोंग करते हैं। तो कई बार हम ये भी बोलते हैं कि ये फैमिली कौन सी फैमिली होती है? ग्रास फैमिली होती है, ठीक है। ये भी कई बार जो है बोला जाता है कि जो आपकी यहाँ पर ग्रामीनी है ये क्या है? आपकी ग्रास फैमिली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ग्रासेस जो है वो इससे कई बार इससे आपका क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। रूट की बात करते हैं किसके? वीट के। अब देखो वीट का जो जर्मिनेशन है, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही आपने क्या किया, वीट का जो सीड है उसका आपने सोइंग कर दिया है ना, जैसे आपको पता है कि भाई इस प्रकार से आपका ये सीड होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये सीड आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मिट्टी में लगा दिया, तो लगाने के बाद क्या होगा, इसमें से आपका रूट जो है वो निकलना इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा? आपका स्टेम निकलेगा। यस और नो? अब आपको पता है कि एक्चुअली में जैसे ही ये जर्मिनेशन होगा, तो जर्मिनेशन होने के बाद इसमें से क्या होंगे? आपके यहाँ पर जो स्टेम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये प्लूम्यूल पोर्शन होता है जिससे आपका स्टेम बनता है, और ये रेडिकल पोर्शन होता है जिससे आपका रूट बनता है। और इसको हम लोग, जब रूट आपकी पहली बार बनती है तो इन रूट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी रूट। क्या बोलते हैं? आपका प्राइमरी रूट। अब एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पर जो आपका ये बीच का पोर्शन, जो ये रूट और शूट के यहाँ पर इस बीच के पोर्शन में यहाँ पर ये बोलेंगे, तो ये जो पोर्शन आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं? आपका क्राउन। और एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो आपका बेसल पोर्शन होता है स्टेम का, अब देखो 20 से 21 दिन के बाद आपकी ये जो प्राइमरी रूट थी ये क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। और वीट के अंदर 20 से 21 दिन के बाद यहां पर इस पोर्शन में, इस पर्टिकुलर बेसल पोर्शन में रूट इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती है, रूट आपकी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिनको हम लोग एडवेंटिशियस या सेकेंडरी रूट के नाम से जानते हैं। और ये जो एडवेंटिशियस या जो सेकेंडरी रूट्स होती हैं ये क्या करती हैं? फर्दर आपका मतलब फाइनल जो एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि प्लांट को जो बाद में सपोर्ट देती है वो यही रूट होती हैं, और न्यूट्रिएंट भी यही आपकी रूटें देती हैं। प्राइमरी रूट आपकी क्या हो जाती है? कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाती है। और इस रीजन के अंदर आपकी ये रूट निकलती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्राउन रूट। और क्राउन रूट का इनिशिएशन है वो आपका क्राउन रूट इनिशिएशन, और इस कंप्लीट हम स्टेज को नाम दे देते हैं जी CRI स्टेज। और बोलते हैं क्योंकि देखो अब इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि देखो यहां पर जितना बेटर रूट डेवलपमेंट होगा उतना ही बेटर आपका टिलर का डेवलपमेंट होगा। यस और नो?
अब जब टीलर डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छा टीलर डेवलपमेंट जो है अप्रोक्सीमेटली 45 डेज तक है ना, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जर्मिनेशन के बाद आपका 45 डेज तक क्या होता है, टीलर का डेवलपमेंट होता है। और टीलर जो है अप्रोक्सीमेटली जैसे हम बात करें तो 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद धीरे 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 करते 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 आपके 45 डेज आपका, उसके बाद हर 5 दिन के बाद ये कहते हैं कि निकलते रहते हैं। और टीलर्स के बाद में क्या होता है, इसके अंदर जॉइंटिंग स्टेज आपकी आती है, जिसके अंदर आपकी नोड्स या फिर बड बनती है। और यहाँ पर पहली नोड में से ही आपका क्या होता है, या उसके नीचे के जो रीजन होता है उसमें से क्या बनता है आपका, यहाँ पर है ये कह सकते हो ये आपकी रूट इमर्ज आउट होती है। और फर्दर ये रूट आपकी जो है प्राइमरी सेकेंडरी रूट निकलती है, इनके फाइबर हेयर्स जो रूट हेयर्स होते हैं वो बनते हैं, और अप टू 30 सेंटीमीटर डेप्थ तक क्या हो जाता है, ये रूट आपकी चली जाती है 30 सेंटीमीटर तक की, यानी कि सरफेस अप्रोक्सीमेटली जो एरिया होता है उसी में आपकी इसकी रूट क्या करती है, आकर करती है, और वहीं से ये वाटर आपका अपटेक होता है। और आपका वीट जो है किस प्रकार का रूट सिस्टम होता है, इसका फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जिन प्लांट्स के अंदर आपका जो रेडिकल से निकला हुआ रूट रिड्यूस हो जाए और उसके बाद में अगर उसमें रूट डेवलपमेंट होता है तो वो ज्यादातर आपका फाइब्रस रूट सिस्टम ही उसमें देखने को मिलेगा, उसमें टैप रूट सिस्टम नहीं होगा। टैप रूट सिस्टम ज्यादातर उन्हीं प्लांट्स में होता है जिनके अंदर आपकी जो रूट इमर्ज आउट होती है वो आपकी रेडिकल से निकलने के बाद, और वही टैप रूट का फॉर्मेशन आपकी करती है। लेकिन याद रखना ये जो हम लोग बात बोलते हैं इसके अंदर हमारा कहने का मतलब ये है कि जो आपकी एडवेंटिशियस रूट्स बाद में इमर्ज आउट हो रही हैं ये आपकी एक प्रकार से फाइबरस रूट का क्या करती है, इसके अंदर पार्ट बनती है। लेकिन अगर हम ट्रीज की बात करें तो अच्छा ये एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, मतलब जो आपका रेडिकल रूट पोर्शन है उसको छोड़कर अगर किसी भी और पार्ट यानी कि स्टेम के पोर्शन से कोई रूट अगर इमर्ज आउट होती है उसको हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स के नाम से ही जानते हैं। समझ में आ गया? आपने शायद 8th 7th क्लास के अंदर इनके बारे में पढ़ा भी होगा, और आपने पढ़ा होगा जैसे बनियन ट्री होता है, बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ में क्या होता है, ऊपर ब्रांचेस में से नीचे आपकी रूट्स आ जाती हैं। आपने सुना भी होगा कई ऐसे ट्रीज भी हैं आपके साउथ इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड में जो आपके एक एक नहीं, दो दो नहीं, 5-5 एकड़ में फैले हुए हैं। और किस बिहाफ पर फैले हुए हैं, उनका मेन स्टेम खत्म हो चुका है पर वो टिके हुए हैं, आपके पूरे के पूरे स्प्रेड हुए हैं, और किस वजह से, उनके जो आपके एडवेंटिशियस रूट्स हैं उनकी वजह से। समझ में आया? तो यहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है और किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इसके अलावा इसमें रूट हो गया, आपको बता दिया गया कि किस प्रकार से इसमें रूट डेवलपमेंट करता है। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है कि जो वीट है उसका जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके लिए ऐसी क्या टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्पाइक, ईयर या आपका हेड, ईयर या हेड। और दूसरी बारी आती है जी टाइप ऑफ फ्रूट, तो यानी कि कारियोप्सिस। और यहां पर नेक्स्ट है जी ड्वार्फिंग जीन इन वीट। अच्छा अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट है कि ड्वार्फिंग जीन इन वीट कहां से लिया गया, नॉरिन 10 से लिया गया। नॉरिन 10 एक वैरायटी है, ठीक है, नॉरिन 10 इज नॉट ए जीन। और इसमें से जीन लिया गया वो कौन सा लिया गया जी, आपका RH-T1, RH-T2, ये दोनों जीन ही आपके यहाँ पर किए लिए गए, इससे से लिए गए हैं। इसके अलावा एक ड्वार्फिंग जीन वैरायटी और भी है जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, क्या, आपका टॉम थम। और इसमें से कौन सा जीन लिया गया, आपका RH-T3, ठीक है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कहां से ये ओरिजिनेटेड है। अच्छा अब एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर आपका कोई भी प्लांट जो होता है ना उसका नेचुरल ग्रोइंग एरिया, ठीक है। अब नेचुरल ग्रोइंग एरिया का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी स्पीसीज, कोई भी प्लांट जो होता है उसका एक वेल सूटेबल क्लाइमेट होता है, और अगर हम उसमें उसको ग्रो करवाते हैं तो वो प्लांट वहां पर क्या कर देता है, एक बेटर परफॉर्मेंस हमें देता है, जो हमारी यील्ड रिक्वायरमेंट होती है उसको ही हमें प्रोवाइड करता है। अगर हम उसको उसके आपके आउटस्कर्ट में आपका ग्रो करवाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यील्ड में या फिर उसकी क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वैल्यूज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। समझ में आ गया? या फिर हमें उनको प्रोडक्शन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या करने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या है कि जो आपका ओरिजिन, मतलब कहां से इसका जो है ओरिजिन वो आपका होता है, तो ओरिजिन आपका कहां से है, इसका साउथ वेस्ट एशिया से है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अब हमारा जो बेसिक स्टार्ट होता है कि जहां से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, यानी कि जो आपका ओरिजिन स्पीसीज है ना, कैसे हम लोग ड्वार्फ वैरायटी, आज आपको पता है हमारी क्रॉप्स के अंदर कोशिश ये की जाती है खासकर सीरियल्स के अंदर कि वो हम लोग क्या करें, ड्वार्फ वैरायटी को प्रोड्यूस करें, उनकी छोटी हाइट वैरायटीज को प्रोड्यूस करें ताकि वो आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा दे सके और उनके अंदर जो लॉजिंग जैसी समस्याएं आती है वो भी ज्यादा ना हो और वेजिटेटिव ग्रोथ उसकी ज्यादा ना हो, केवल रिप्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव ग्रोथ के ऊपर हमारा फोकस है रखते हैं हम लोग ना। तो यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से है, तो पहली एक आपकी यहाँ पर जो है उस हम लोग ये कह सकते हैं कि एक स्पीसीज का नाम है, उसका नाम क्या है, अक्का कोमोगी। ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि हम रेड व्हीट के नाम से जानते हैं, और कहाँ पर है ये आपका, जापानीज से इसको डेवलप हुआ था। और एक बुक यहाँ पर रिटन की गई थी किसमें, 1929 के अंदर, 1929 के अंदर। आका कोमोगी वाज ऑफन यूज्ड एज ए क्रॉस पेरेंट बिटवीन द ड्वार्फनेस एंड अर्ली मैच्योरिटी। इनिशियल डेज में अगर हम बात करें जहां से इसकी शुरुआत होती है, अभी तक हमारा नॉरिन 10 यूज नहीं किया गया है, अभी हमारी बहुत पुरानी कहानी चल रही है। और उस टाइम पर, क्योंकि आपको पता है नॉरिन 10 तो अप्रोक्सीमेटली 1957 के आसपास मैक्सिको के अंदर यूज किया गया था। किसने यूज किया था, कैसे यूज किया था, आगे आता हूं। लेकिन उसके साथ में इसके बाद इसके साथ में एक और वैरायटी थी, कौन सी, डारुमा। डारुमा भी यहां पर बोला जाता है कि एक इंपॉर्टेंट यहां पर रिकमेंडेड वैरायटी थी, किसके अंदर, टोक्यो के अंदर। टोक्यो भी कहां पे है, जापान के अंदर, कोटोके और कंगावा जो शहर है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्रीफेक्चर्स अराउंड 1900 एंड 1910 टू स्ट्रेन ऑफ डारुमा वर रिकमेंडेड, सिम डारुमा एंड अक्का डारुमा, ठीक है। तो यहां पर इसके 2 स्ट्रेन को यूज किया गया था ड्वार्फिंग प्लांट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। 1946 में क्या होता है, एक सैल्मन, एससी सैल्मन नाम के यूएस डिपार्टमेंट के यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है, एग्रीकल्चर एडवाइजर बन के आपके आते हैं जापान में, और उन्होंने यहाँ पर एक वैरायटी को देखा जिसका नाम था नॉरिन 10। इस नॉरिन 10 को उन्होंने क्या किया, आपका यूएसए ले गए और डायरेक्टली उसको ग्रो करवा के वहां पर आपका देखा गया। लेकिन उस वैरायटी के द्वारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स वहां पर नहीं मिला, मतलब उसने उतना अच्छा प्रोडक्शन वहां पर नहीं दिया। तो अब क्या होता है, वहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर एन बोरलोंग, और ये एन बोरलोंग साहब जो थे ना, वो लंबे समय से काम कर रहे थे कि किस प्रकार से हम लोग वीट की ड्वार्फ वैरायटी को, छोटी हाइट की बोनी वैरायटीज को, हम लोग बोनी किस्मों को डेवलप कर सकें। तो उन्होंने क्या किया, आपका एनी बोरलोंग साहब को जब ये सीड मिला, कौन सा, नॉरिन 10 का, तो उन्होंने क्या किया, नॉरिन 10 को और वहां की एक लोकल वैरायटी थी, नाम ब्रोवर था, इन दोनों को क्या करवाया, क्रॉस करवाया। तो ये जो आपका क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ कि वहां पर उनके पास पहली जो आपकी वैरायटी आई उसका उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, लेकिन उन्होंने 1955 के अंदर, यानी कि 1955 के अंदर एक सेकंड अटेम्प्ट किया, और वो जो वैरायटी उनको मिली, दैट वाज द सक्सेसफुल आपकी ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ, नॉट ओनली ड्वार्फ, ड्वार्फिंग हाई यील्डिंग वैरायटी। एंड देयर आफ्टर दिस वाज ट्रांसफर्ड, और यू कैन से दैट कि इंट्रोड्यूस्ड इनटू डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड देयर आफ्टर इन अप्रोक्सीमेटली 1960 और 1966 के अंदर जाते जाते आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, वो आपका ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फैले गया। और इसीलिए डॉक्टर एन बोरलोंग साहब को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और हमारे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, याद होगा आपको, बताया था अच्छे से, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो हमारा जो वीट है ना, अब वीट के अंदर आपने देखा होगा ग्रेन्स के साइज को लेकर, उनके कई चीजों को लेकर कई बार क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होते हैं। तो यहां पर आपकी मेजर जो है 3 स्पीसीज हैं जो कि इंडिया के अंदर क्या की जाती हैं, या आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मेजर जो स्पीसीज है वो 3 यही कल्टीवेट की जाती हैं। कौन कौन सी है, पहली स्पीसीज आपकी है डिप्लॉयड एमर वीट, जिसको हम लोग ट्रिटिकम मोनोकोकम, जिसके अंदर जीनोम आपका कौन सा होता है, ए जीनोम होता है। तो कई बार यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपका इस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर जीनोम कौन सा है। उसी प्रकार से टेट्राप्लॉइड ड्यूरम वीट जो आपकी होती है, इसके अंदर जीनोम जो है आपका कौन सा है, ए बी। इसी के साथ हेक्साप्लॉइड ब्रेड वीट, जिसको हम लोग ट्रिटिकम एस्टियम के नाम से जानते हैं, इसमें आपका जीनोम कौन सा है, ए बी डी। तो आप लोग जानते हैं कि इसका प्लॉइडी लेवल जो है वो यहाँ पर डिप्लॉइड से लेके हेक्साप्लॉइड तक अकर करता है, अलग अलग स्पीसीज की फॉर्म में। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो ये जो डिप्लॉइड स्पीसीज है या टेट्राप्लॉइड स्पीसीज है, हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है, इनका डेवलपमेंट कैसे होता है ना, इनका हिस्ट्री में ऐसा क्या रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर इस डेवलपमेंट को हम लोग आज देख पा रहे हैं। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनका जो डेवलपमेंट है वो नेचुरल है, यहाँ पर किसी भी स्पीसीज को मैनमेड नहीं तैयार किया गया। जैसे हम लोग मैनमेड सीरियल की बात करते हैं या मैनमेड स्पीसीज किसी को डेवलपमेंट करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि नेचुरली नहीं, वो आपका ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या करवाया गया, क्रॉस करवाया गया। लेकिन ये जो क्रॉस है या ये जो जीनोम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्या हुआ, कोई भी पर्टिकुलर, देखो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि नेचर अपने आप में बहुत वाइल्ड है, नेचर अपने आप में बहुत ज्यादा एक डाइवर्सिफिकेशन के साथ प्रेजेंट है, हम सोच नहीं सकते उससे पार नेचर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहां पर क्या होता है, नेचर के अंदर कुछ सिलेक्शन होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, नेचर के अंदर ऑटोमेटिक कुछ क्रॉस होते हैं, उसके बाद उनके अंदर क्रोमोसोम डबलिंग होता है, और फर्दर हम लोग जो आज वीट खा रहे हैं वह वीट हमारा नेचर के द्वारा दिया गया एक क्या है, आपका
हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है, जिसको हम लोग तोहफा मान सकते हैं कि हमारे लिए बहुत एक ट्रेमेंडस एक ऐसी स्पीसीज जिसने आज वर्ल्ड के अंदर जो आपके लोगों को फीड करवाने में एक मेजर रोल प्ले यहाँ पर इसके द्वारा पॉसिबल हो पाया है। अब अगर हम बात करें तो इसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है, तो आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपका डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड स्पीसीज की रिलेशनशिप की जब बारी आती है तो कैसे इसका डेवलपमेंट होता है। तो जो आपकी ट्रिटिकम मोनोकोकम स्पीसीज यहाँ पर है, उसने आपका ए जीनोम हम लोग देखते हैं, तो ये ए जीनोम बोला जाता है कि किस स्पीसीज से आया हुआ है, ट्रिटिकम ट्रिजिडम से आया हुआ है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ट्रिटिकम मोनोकोकम के अंदर या फिर कोई भी स्पीसीज के अंदर जो ए जीनोम का सोर्स है वो क्या है, तो ट्रिटिकम ट्रिजिडम है। और यहां पर इस ट्रिटिकम जो ट्रिजिडम है इसके सोर्स के बारे में बोला जाता है कि ये एक आपकी क्या है, वाइल्ड स्पीसीज है, ठीक है। और ये इसके क्या है, आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यहां पर देखने को मिलते हैं इसके वाइल्ड होने के। फिर बारी आती है जी हेक्साप्लॉइड वीट। हेक्साप्लॉइड यहाँ पर वीट कौन सी है, तो देखो हेक्साप्लॉइड के अंदर ए बी डी तीनों जीन है यहाँ पर। तो यहाँ अगर हम बात करें तो जो डी जीन आपका है वो कहां से आया हुआ है, ट्रिटिकम टोस्टी से आया हुआ है। लेकिन इस बी जीनोम को लेकर जो आपका यहाँ पर हम लोग बात करें टेट्राप्लॉइड के अंदर या हेक्साप्लॉइड के अंदर, तो इस बी जीनोम को लेकर आपका कई बार क्वेश्चन क्रिएट होता है, डाउट रहता है, डिबेट है आज भी बहुत सारी जगह पर, लेकिन इसको अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन इसके जो मेजर यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल जो डोनर कंसीडर किए जाते हैं वो या तो आपका ट्रिटिकम स्पेल्टोइड्स है, या ट्रिटिकम आपका लॉन्गिसम है, या फिर आपका ट्रिटिकम उरार्तु है। तो इन तीनों को लेकर आपका कई जगह पर मिसकंसेप्शन भी कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो कि इनको लेकर आपका डिबेट अभी भी है, कि डाउट है कि कहां से किससे ओरिजिनेट हुआ। लेकिन आज भी कोई सोर्स हमारा कंफर्मेशन हम लोग इसमें क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, कई जगह पे आपको हो सकता है कि कोई कॉम्पिटिटिव बुक के अंदर इसको कोई भी पर्सन, क्योंकि देखो मान के चलो मैंने अपनी बुक के अकॉर्डिंग लिखा तो मैंने कहीं से एक सोर्स को देखा और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि आप आईसीआर या फिर कोई अच्छे रिसोर्स को आप चेक करोगे तो उसमें आपको साफ मिलेगा कि ये पोटेंशियल डोनर्स यहाँ पर जो है वो तीनों हैं, और तीनों में अभी भी आपकी डिबेट है, और तीनों को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी यहाँ पर माइंड में आपकी नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पर कई बार बोलते हैं कि उरार्तु जो है उस स्पीसीज के साथ में काफी यहाँ पर ये सिमिलर है, और कई बार बोलते हैं कि स्पेल्टोइड जो स्पीसीज है यहाँ पर इसके साथ में काफी सिमिलर है। तो इन दोनों के बारे में भी काफी एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर क्रिएट होती है। तो कई लोग स्पेल्टोइड्स, कई लोग उरार्तु, इनको लोग जो है आपका यहाँ पर अलग अलग लेवल पर लिख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर। तो ये जो हमारी तीनों स्पीसीज डेवलपमेंट हुई है इनकी बात हो रही है। तो कहा जाता है, और यहां पर ऐसा तो है नहीं कि किसी ह्यूमन बीइंग ने इसको रोल प्ले किया था। अगर कोई आदमी अगर रोल प्ले करता फिर तो समझ लेते कि भाई उसने वहां से जीन लिया था और इसको ऐसे डेवलप कर लिया, लेकिन इसका तो नेचर में क्रॉस हुआ है ना, नेचर में सिलेक्शन हुआ है, और नेचर ने ही आपके टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड हमें दिए हैं, है ना। तो ये आपका नेचर के थ्रू हमें एक मिला ऐसा गिफ्ट है जिसको आइडेंटिफाई करना अभी थोड़ा सा क्या हुआ पड़ा है, कॉम्प्लिकेट हुआ है कि हेक्साप्लॉइड के अंदर आपका जो बी जीनोम यहां पर आया वो कहां से आपका डेवलपमेंट हुआ। अब अगर हम बात करें हमारे प्रेजेंट टाइम में, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रिटिकम एस्टियम क्या है आपके इंडिया के अंदर, और वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो मेजर यहां पर इसी स्पीसीज को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है। इसको हम लोग मैक्सिकम ड्वार्फ वीट के नाम से या आपका ब्रेड वीट के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका इसका जो यहां पर पॉलीप्लॉइडी की बात करते हैं तो हेक्साप्लॉइड है, 2n = 6x यहां पर 42 है। और याद रखना इसका यहां पर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई आपका जो है हैप्लॉइड कितना है, तो हैप्लॉइड जो होगा वो कितना होगा, 21 होगा। लेकिन इसके बेसिक क्रोमोसोम नंबर को लेकर कई बार क्वेश्चन क्रिएट होता है, तो बेसिक हमेशा क्या होता है, x होता है। तो x यहां पर क्या है आपका 7। ये आप लोग जरूर याद रखना क्योंकि कई बार इनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहां पर अगर आपसे पूछे कि भाई इसका जो है एंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, कोई भी स्पीसीज जो होती है ना उसका एंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 3n होता है। क्या होता है आपका 3n। तो यहां पर n = क्या है, 21 है। तो आपका 3n कितना हो जाएगा जी, 21 × 3, और ये आपका यहाँ पर 63 जो है वो आपका क्रोमोसोम नंबर किसका होगा, इसका एंडोस्पर्मिक क्रोमोसोम नंबर होगा। कोई भी प्लांट के बारे में अगर आप लोगों से उसके एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर के बारे में पूछा जा रहा है तो याद रखना वहां पर जो भी उसका क्रोमोसोम नंबर है, स्पीसीज टेट्राप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है, आपका डिप्लॉइड है, इससे मैटर नहीं करता, उसका हमें क्रोमोसोम नंबर 2n के इक्विवेलेंट देखना होता है। और वो आपका n कितना आएगा और उसके मल्टीप्लाई में 3 कर दीजिए, एंड दैट विल बी द क्या, एंडोस्पर्म क्रोमोसोम नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब बारी आती है कि ट्रिटिकम ड्यूरम। तो ट्रिटिकम ड्यूरम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रोनी वीट के नाम से जो बोलते हैं। और टेट्राप्लॉइड इसके अंदर है, 2n = 4x और आपका यहाँ पर 28। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, इस स्पीसीज के ऊपर मेनली आपका कौन रिसर्च कर रहा है बताइए, आपका क्रीडा है ना, CRIDA है ना,
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। अगर हम बात करें तो ये आपका क्योंकि रेनफेड कंडीशन में ग्रो करवाई जाती है, और रेनफेड का मतलब है कि एक ऐसा एरिया जो कि केवल और केवल बारिश के आधार पर ही यहां पर खेती की जा सकती है, ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती है यहां पर। और अब अगर हम बात करें तो इसका एरिया जो है वो काफी आपका इससे कम है, लेकिन यहां पर ये 12% के आसपास जो है कंट्रीब्यूट करती है। और मेजरली अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो रेनफेड एरिया है अब वो कहां पर है, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, और उन्हीं क्षेत्रों में क्या किया जाता है, इसका आपका प्रोडक्शन भी किया जाता है। और याद रखना ये जो सूजी होती है, आप लोगों ने देखा होगा हम लोग जो हलवा बनाते हैं वो सूजी से बनाते हैं, और उसको बनाने के लिए भी किसका प्रयोग में लाया जाता है, इसी ट्रिटिकम ड्यूरम का प्रयोग में लाया जाता है। वो चावल का आटा नहीं होता है, कई बार दिमाग में आता होगा, वो यहाँ पर किसका होता है, आपका ट्रिटिकम ड्यूरम का। फिर आपकी बारी आती है जी ट्रिटिकम डाइकोकम, तो इसको हम एमर वीट के नाम से भी जानते हैं। ये भी टेट्राप्लॉइड 2n=4x28, और याद रखना ये अप्रोक्सीमेटली 1% एरिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रो करवाते हैं। ठीक है, अब बारी आती है जी यहाँ पर एरिया। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में एरिया सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन में आपका चाइना है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपका यूके। लेकिन इसको लेकर अभी आपका मैं ये कहूंगा कि मिसकॉन्सेप्शंस भी कई बार आ जाते हैं, तो ये आपका याद करने का फैक्ट नहीं है, ये तो मौके पर जब भी आपका एग्जाम होता है तो उस टाइम पर आपको फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट बारी आती है जी क्लाइमेट को लेकर। तो क्लाइमेट आपको पता है क्योंकि गेहूं है, वीट है, तो वीट को हम लोग कहां पर ग्रो करवाते हैं, वीट को हम लोग एज ए टेम्परेट क्रॉप ग्रो करवाते हैं, एज ए रबी सीजन क्रॉप ग्रो करवाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, रबी सीजन क्रॉप। और उसके बाद में ये एक C3 प्लांट है। तो देखो जितने भी आपके सीरियल प्लांट है वो यहाँ पर क्या है जी, क्या सारे के सारे सीरियल C3 हैं? नहीं, C3 और C4 दोनों है, लेकिन आपको पता है सीरियल्स के अंदर क्या है हमारा, एक तो है कोरस सीरियल और एक है मिलेट। ये जो है ये क्या है, आपके C4 हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सीरियल्स हैं, जैसे हम राइस की बात करेंगे, वीट की बात करेंगे, बार्ले की बात करेंगे, है ना, ये हमारे क्या होते हैं जी, C3 प्लांट्स होते हैं। समझ में आ गया? सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स वो आपके ग्रामीणी फैमिली से बिलोंग करने वाले प्लांट है जिनसे ग्रेन का क्या होता है, फूड ग्रेन्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहां पर क्या है कि C3 और C4 प्लांट में आपको डिफरेंस, C3 में क्या होता है कि आपका 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, और C4 के अंदर 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। C4 प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी ज्यादा होती है, C3 प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी उतनी बढ़िया नहीं होती है। C3 प्लांट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट के अंदर एज ए रेस्पिरेशन में रिलीज करते हैं, लेकिन आपका यहां पर C4 प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को उसी प्रोसेस साइकिल के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं और उसका रिलीज जो है वो नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या है कि दोनों में काफी डिफरेंस है। और यहां अगर हम बात करें तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि हम लोग सीरियल्स में से मिलेट्स और कोरस सीरियल्स को अलग निकालते हैं। कोरस सीरियल्स की बात करते हैं तो ये आपके ग्रेन्स इनके कोरस होते हैं, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, और एज वेल एज मिलेट्स जो हैं वो यहां पर न्यूट्रिटिव वैल्यू में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, और आपका इनका टेस्ट जो होता है वो सीरियल्स के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा आपका क्या होता है, ये कह सकते हो कि उतना बढ़िया नहीं होता। और एज वेल एज अगर हम बात करें तो यहां पर जो सीरियल्स आपके हैं वो हम लोग इनको जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो इनको हम लोग लॉन्ग टाइम तक आपका आफ्टर प्रोसेसिंग स्टोर नहीं कर सकते हैं, जल्दी से खराब हो जाते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग सीरियल्स हैं, जैसे कि हम व्हीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, तो इनको हम लोग आटा बनाने के बाद भी आपका काफी लंबे टाइम तक यूटिलाइज कर सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब बारी आती है जी यहां पर आपके क्लाइमेट की। तो देखो अच्छा, ये आपका क्या है, एक लॉन्ग डे प्लांट है। अब आपको पता होगा हम लोग आपके पौधों को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स। तो उसी में आपका एक फैक्टर आता है फोटोपीरियोडिज्म, माफी चाहता हूं आपका, ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म। तो फोटोपीरियोडिज्म का मतलब ये होता है कि आपका लाइट की रिक्वायरमेंट यहां पर किस टाइम पर, फ्लावरिंग के टाइम पर। तो फ्लावरिंग के टाइम पर जितना आपका लंबे टाइम की रिक्वायरमेंट है, मोर देन 12 आवर की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट होगा, जैसे यहां पर ये है। और अगर आपका लेस देन 12 आवर लाइट की रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने आपके राइस में पढ़ा, तो कितनी आपकी लेस देन 12 आवर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फिर हमारी बारी आती है जी क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहां पर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 16 to 22 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहां क्या है, यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब जैसे अगर हम बात करें तो आपको पता है ये एक कैसी क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप है। टेम्परेट क्रॉप का मतलब क्या होता है, ऐसी क्रॉप जो कि कूल सीजन में क्या करवाई जाती है, ग्रो करवाई जाती है। अच्छा, इसको कूल सीजन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। तो अब आपको पता है इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है जी, 4.5 डिग्री
सेल्सियस, 4.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमने कितना पढ़ा, 16 से 22 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर हमें यह भी पता है कि इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो वो आपका होता है 20 से 24 डिग्री सेल्सियस, याद रखना। लेकिन हम यहां पर अलग अलग स्टेजेस को क्या याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन एक आपको रेंज जरूर यहां पर आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसके रिगार्डिंग एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे मिनिमम टेम्परेचर की रेंज कितनी हो सकती है, मैक्सिमम टेम्परेचर की रेंज कितनी हो सकती है, और एक आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें हर हालत में याद करना पड़ेगा। अब ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो ऑन एन एवरेज एक रेंज अगर हम बात करते हैं तो रबी सीजन क्रॉप के लिए 20 से 25 के बीच की है, और आपकी खरीफ सीजन क्रॉप के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 की एक रेंज है। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आएगा अगर क्रॉप टू क्रॉप अगर हम बात करें, लेकिन फिर भी अगर हम यहां पर बात करते हैं तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो परफेक्ट आपका एक आइडियल यहां पर रेंज आप लोग कह सकते हो। लेकिन जैसे कि मेज एक आपकी खरीफ क्रॉप है, लेकिन उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका होता है वो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जो कि अपने आप में एक एक्सेप्शन है। तो यहां पर इन एक्सेप्शंस को जरूर आप लोग याद करना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम के अंदर इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके जो, क्योंकि देखो ट्री की फॉर्म क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं इनको, लेकिन यहां पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा इतने अच्छे से आपके लिए याद करना जब आप इसको लंबा टाइम दोगे, समय दोगे, रिवाइज करोगे। जितना आप लोग इफेक्टिव रिवीजन के लिए टाइम लगाओगे उतना ही लंबे टाइम तक याद रखना हमारे लिए इसको पॉसिबल हो पाएगा। समझ में आ गई? अब हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट यहां पर सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए। अब आप लोग जानते हैं कि मिट्टी किसी भी पौधे के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मिट्टी से आपका पौधा क्या करेगा, एक तो वाटर अपटेक करेगा, एक इसके साथ में वो न्यूट्रिएंट अपटेक करेगा, और साथ में यही मिट्टी होती है जो उस पौधे को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, लॉजिंग के अगेंस्ट में गिरने से बचाती है, और लॉन्ग टाइम तक उसको एक सपोर्ट दे रही है, रूट को एस्टेब्लिश कर रही है। तो इसलिए यहां पर मिट्टी, एक अच्छी मिट्टी होना बहुत जरूरी होती है। ऑन एन एवरेज हम लोग बोलते हैं कि एग्रीकल्चर क्रॉप के लिए आपका लोमी जो सॉइल होती है वो परफेक्ट मानी जाती है। अब लोमी का मतलब क्या होता है? अब देखो यहां पर इसके टेक्सचरल बेसिस पर हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले का कितना प्रोपोर्शन प्रेजेंट होता है। तो लोमी के अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों ही आपके इक्वल अमाउंट में अप्रोक्सीमेटली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो मैक्सिमम क्रॉप या एक बेटर एग्रीकल्चर सोइल जो आपकी होती है टेक्सटाइल क्लास में, वो आपकी लोमी कंसीडर करती हैं। अब इसका कारण क्या है? देखो, अगर हम बहुत ज्यादा क्ले की तरफ बढ़ेंगे या बहुत ज्यादा सैंडी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अब देखो अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इधर आपका सैंडी की तरफ जाएंगे और इधर आपका क्ले की तरफ जाते हैं, तो आपका जो सैंडी सॉइल होती है वो सॉइल बहुत ज्यादा लूज होती है, इसको हम सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जिस भी मिट्टी में अगर आपका सैंडी कंटेंट ज्यादा होगा तो उसमें ना तो वाटर होल्डिंग हो पाएगी, ना ही उसमें न्यूट्रिएंट लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाएंगे, ना ही उसके अंदर जो है हम लोग प्लांट को लंबे टाइम तक स्ट्रेन कर सकते हैं, प्लांट भी गिरने की प्रॉब्लम ज्यादा रहेगी, हमें बार बार इरिगेट करना पड़ेगा, वाटर उसमें से जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो कई समस्याएं आएंगी। और अगर हम आपका क्ले की तरफ बढ़ते हैं तो क्ले में आपका हार्ड पैन बन जाएगा, इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, परकोलेशन नहीं हो पाएगा, वाटर आपका रिटेन तो हो रहा है लेकिन वहां पर आपकी जो रूट है वो जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, इजीली वाटर को अपटेक नहीं कर पाएगी। तो यहां पर इसीलिए मीडियम जो कंडीशन होती है ना वो आपके लिए प्रेफरेबल होती है। लेकिन क्रॉप वाइज थोड़ा सा डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है, उसी के बेसिस पर। जैसे यहां पर आपका लोमी टू जो सैंडी लोम एक आपका रेंज है वो परफेक्ट कंसीडर किया जाता है किसके लिए, आपके वीट के लिए। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ग्रोथ स्टेजेस, जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका ग्रोथ स्टेजेस कौन कौन सी होती है, तो मैंने अभी आपको बताया इनिशियल स्टेज में आपका सीड जब जर्मिनेट करता है। अच्छा, जब भी हम लोग सीरियल्स की बात करते हैं तो उसमें आपका अलग अलग स्टेजेस को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि भाई आपका जर्मिनेशन है ना, जर्मिनेशन में क्या होता है, एक सीड आपका जो है इसके अंदर रेडिकल से रूट और आपका यहाँ पर प्लम्यूल से शूट निकलती है और एक आपका पौधा जो है वो सीडलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही जर्मिनेशन होगा वो सीडलिंग में कन्वर्ट होगा और उसके बाद क्या होता है जी, ये सीडलिंग जो आपकी होती है वो फर्दर उसके अंदर क्या निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, टीलर्स इमर्ज आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद इसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, टीलर्स। लेकिन इससे पहले आपकी जो वीट प्लांट है उसके अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं आपका CRI स्टेज, जिसको मैंने अभी आपको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। जितना CRI बेटर होगा, जितना हम लोग उस स्टेज में आपका पानी इफेक्टिवली अवेलेबल करवा पाएंगे, उस स्टेज के अंदर आपका किसी प्रकार से अगर स्ट्रेस कंडीशन नहीं आती है तो बहुत बढ़िया फॉर्म के अंदर रूट डेवलपमेंट होगा और उसी रूट डेवलपमेंट की तर्ज पर उतना ही बेटर आपके टिलर्स क्या हो पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे। और नंबर ऑफ टिलर जितने ज्यादा उतना ही वहां पर यील्ड और प्रोडक्शन क्या ज्यादा। तो इसी प्रकार से क्या होगा जी, यहां पर टिलर्स क्या होंगे, डेवलपमेंट होंगे। और टिलर्स के बाद में क्या आता है जी, इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ में आपका आता है जी, यहां पर हम लोग बोलते हैं कि
इसके अंदर जॉइंटिंग स्टेज आपकी बनेगी। तो जॉइंटिंग के बाद जो टीलर्स होंगे वो प्रॉपर्ली आपके ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और उनके अंदर क्या आ जाएगा, फर्दर हम लोग बोलते हैं कि वेजिटेटिव ग्रोथ जैसे ही कंप्लीट होता है लास्ट में फ्लैग लीफ स्टेज आती है। और फ्लैग लीफ स्टेज जब आती है तो उसके बाद वहां पर उसमें क्या होगा जी, एक आपका हम ये कह सकते हैं बुटिंग स्टेज अकर करेगी और बुटिंग के बाद फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के बाद फर्दर आपका ग्रेन का फॉर्मेशन। बुटिंग के बाद क्या होगा जी आपका फ्लावरिंग और फ्लावरिंग के बाद क्या होगा जी, इसके अंदर यहां पर हम बोलते हैं क्या बनेगा, इसके अंदर ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। और ग्रेन का फॉर्मेशन जब होगा उसके बाद ग्रेन इनिशियल स्टेज में क्या होता है आपका मिल्किंग स्टेज में होता है। इसके अंदर जब हम ग्रेन को ब्रेक करते हैं तो एक मिल्क लाइक फ्लूइड निकलता है और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं मिल्किंग। और मिल्किंग के बाद इसमें से मॉइस्चर जब रिमूव होना स्टार्ट होगा हम उसको बोलते हैं डफ स्टेज। और डफ के बाद आपका जो है ग्रेन मैच्योर हो जाता है और हम उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। अब हार्वेस्टिंग के अंदर अच्छा सोइंग के अंदर भी अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर जर्मिनेशन तो तब होगा ना जब हम क्या करेंगे, सोइंग करेंगे। और जब बारी आती है सोइंग की तो देखो वीट की सोइंग के लिए कई कहानियां हैं, कई हम लोग जो है इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। बोलते हैं कि भाई वीट के लिए सबसे पहले हम पुराने ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो वो कौन सा मेथड आपका, ब्रॉडकास्टिंग मेथड, जिसके अंदर सीड को क्या कर दिया जाता है आपका ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है, यस और नो। यानी कि यहां पर सीड को जब आपके हाथ से क्या कर दिया जाता है, बिखेर दिया जाता है फील्ड के अंदर। लेकिन जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं ना तो उस टाइम पर प्लांट टू प्लांट और आपका जो रो टू रो स्पेस होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, पता नहीं कौन सा प्लांट कहां जाएगा। और दूसरी तरफ आपके इस पर्टिकुलर मेथड के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। लेकिन विद बेटर एक्सपीरियंस इवन दो यू कैन नॉट डू दैट कि हाँ इसके अंदर एक बेटर आप लोग सीड जर्मिनेशन करवा पाओगे या स्पेसिंग मेंटेन कर पाओगे। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड था, उस टाइम पर मशीनरीज आपके पास अवेलेबल नहीं थी और इसीलिए इस मेथड को क्या करते थे हम लोग अडॉप्ट करते थे। बाद में क्या हुआ आपको पता है, ब्रॉडकास्टिंग तो कंप्लीट हुआ लेकिन इसके बाद में हमारा मेथड आता है जी कौन सा, कैरा और पोरा मेथड। कैरा और पोरा मेथड, पहले आपका कैरा आता है फिर आपका पोरा आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रीप्लो मेथड। क्या बोलते हैं आपका, कॉन्ट्रीप्लो। कॉन्ट्रीप्लो एक ऐसा मल्टीपर्पज टूल था जिसको आप लोग लैंड को प्रिपेयर करने से लेके आपकी सोइंग तक सारे ऑपरेशन इसी से करते थे। चाहे लैंड को प्रिपेयर करना है, चाहे हम लोग लैंड के अंदर आपका फर्दर उसको ओपन करना चाहते हैं या फिर लास्ट में आपकी सोइंग करना चाहते हैं, सारे ही ऑपरेशन हम लोग कॉन्ट्रीप्लो से करते थे। इसीलिए इसको हम लोग जो है मल्टीपर्पज प्लो बोलते थे। ये आपका वुडन का बना होता था और एनिमल के साथ हम लोग क्या करते थे, इसको आपका यूज करते थे, यस और नो। अब यहां पर क्या होता है कैरा के अंदर, कैरा के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है वो आपका इस हल को लेकर एनिमल के साथ आगे चलेगा और पीछे एक पर्सन होता है जो कि क्या करता है आपका सीड को प्लेस करता हुआ चलेगा, इसको हम बोलते हैं कैरा। लेकिन पोरा में क्या हुआ, इसी हल के साथ एक पाइप को अटैच कर दिया गया और इस पाइप के थ्रू क्या करते रहे हम लोग, सीड को प्लेस करते रहे। यानी कि एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। कैरा में 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट थी, पोरा में क्या हुआ, एक ही पर्सन क्या कर रहा है आपका, उसको सीड को प्लेस करता हुआ जा रहा है साथ में। लेकिन ये जो मेथड था वो केवल और केवल बोल्ड सीडेड के लिए बढ़िया था, जो आपके स्मॉल सीडेड यहां पर जो क्रॉप होती है उनके लिए इफेक्टिव इसको कंसीडर नहीं किया गया। इसके बाद में आता है दूसरा एक और मेथड जिसको हम बोलते हैं आपका डिबलिंग मेथड। क्या आता है यहां पर, डिबलिंग मेथड। अच्छा, इन मेथड्स के अकॉर्डिंग सीड रेट भी चेंज होता है आपका, पता है आपको। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि भाई नॉर्मली जो है 100 किलोग्राम सीड जो है वो पर हेक्टेयर क्या होता है, बेटर कंसीडर करते हैं। लेकिन जैसे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग की बात करेंगे तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, 120 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम डिबलिंग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 25 से 30 किलोग्राम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो फर्दर आपका ड्रिलिंग आ गया। अब ड्रिलिंग के अंदर तो एग्जैक्टली हमारा जो 100 किलोग्राम है वही काम चलेगा। अच्छा, एक मेथड और आता है। अच्छा, ड्रिलिंग में क्या होता है, आज हम ड्रिलिंग जो मशीन है उसको एडवांस फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। पहले आपकी आई थी ड्रिल मशीन, फिर आई थी सीड कम फर्टी ड्रिल मशीन, जिसके अंदर सीड के साथ फर्टिलाइजर भी आप लोग क्या करते थे, प्लेस करते थे। अच्छा, अब आप लोगों ने जैसे अभी डीएपी की जो है मारामारी चल रही है, डीएपी का मतलब क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम लोग क्या करते हैं जी, सीड जब हम सोइंग करते हैं तो उसी के साथ में उसको प्लेस करते हैं। और बोला जाता है कि सीड के नीचे आपका क्या करना चाहिए, डीएपी को प्लेस करना चाहिए, क्योंकि जब आपका सीड में रूट निकलेंगी, इमर्ज करेंगी तो वो नीचे ही की तरफ जाएंगी। और आपका जब इक्वल प्लेस पर आप लोग डाल देते हो तो उस टाइम पर जो आपका यहां पर राइजोस्फीयर है वो जोन आपका नीचे होने के कारण उस न्यूट्रिएंट को अच्छे से अपटेक नहीं कर पाएगा और इसलिए यहां पर उसका वेस्टेज जाएगा। इसीलिए न्यूट्रिएंट को हमेशा क्या करना चाहिए, आपके सीड के नीचे प्लेस
प्लेस करना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो उसके बाद हमारी नई मशीन आ चुकी है, हैप्पी सीडर आ गया, सुपर सीडर आ गया। तो ये जो मशीन आपकी यहाँ पर डेवलप अभी हुई है, इनका कारण ये है क्योंकि जैसे हम लोग आपका राइस के फील्ड के अंदर, राइस के रेजिड्यू के अंदर, क्योंकि आपको पता है पंजाब हरियाणा जहां पर मोस्ट डोमिनेंट आप लोग जो है राइस व्हीट क्रॉप को ग्रो करवाते हो, तो इन एरियाज में आप लोग क्या कर रहे हो, राइस के तुरंत बाद, क्योंकि राइस जो है उसका ड्यूरेशन जैसे 3 से 3.5 महीने आपका जाता है, या हम कह सकते हैं कि 120 दिन के आसपास जब इसका टाइम जाएगा, तो वहां पर क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में क्रॉप को हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ये जरूरी होता है कि हमारी जो व्हीट है उसकी सोइंग की जाए, क्योंकि व्हीट की सोइंग का जो टाइम होता है वो क्या होता है आपका सेकंड फोर्टनाइट ऑफ जो अक्टूबर होता है, वो बेटर कंसीडर किया जाता है। अब यहां अगर इस टाइम पर इसकी सोइंग प्रॉपर नहीं की गई तो क्या होगा, जितना डिले करेंगे उतना ही यील्ड में और आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, और इसीलिए जरूरी होती है कि टाइमली सोइंग किसी भी क्रॉप की जाए। और टाइमली सोइंग करने के लिए फार्मर क्या करता है, प्लांट रेजिड्यू को बर्नआउट कर देता था, लेकिन आपको पता है अभी प्लांट रेजिड्यू को बर्नआउट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। तो अब गवर्नमेंट नई नई जो है, जैसे गवर्नमेंट तो नहीं बोलूंगा लेकिन साइंटिस्ट नई नई इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं, और उन्हीं इनोवेशंस की तर्ज पर उन्होंने डेवलप किए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर। अब ये क्या करते हैं, ये ऐसी मशीन होती है जो व्हीट की सोइंग आपके राइस के रेजिड्यू में ही कर देती है, और राइस के रेजिड्यू का कोई भी इंपैक्ट आपके किसके जर्मिनेशन के ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन दिक्कत यहां पर ये आती है, जैसे इनिशियल में हैप्पी सीडर को डेवलप किया गया तो वो बहुत ज्यादा रेजिड्यू के अंदर स्टक हो जाती थी, लेकिन आज हमारे पास जो है हैप्पी सीडर के बाद सुपर सीडर या फिर हम स्मार्ट सीडर की बात करते हैं, तो ये आपके एडवांस ड्रिल मशीन है जिनकी हेल्प से हम लोग सीड को इजीली प्लेस कर सकते हैं बिना रेजिड्यू के डिस्टर्ब हुए, और बाद में जर्मिनेशन भी उसका इफेक्टिव होता है, क्योंकि प्रीवियस क्रॉप के अंदर जो मॉइस्चर था उसी को यूटिलाइज कर लिया जाता है आपके व्हीट के जर्मिनेशन के लिए, और वो आपका एक प्रकार से हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि जब वहां पर फील्ड में रेजिड्यू प्रेजेंट होता है तो रेजिड्यू प्रेजेंट होने के कारण उस फील्ड के अंदर वीड भी कम ग्रो करेंगे। लेकिन अब यहां पर कंसीडर किया जाता है कि इस क्रॉप के अंदर टर्माइट का अटैक ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर आपको क्लोरोपाइरीफॉस जैसे जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनकी भी रिकमेंडेड डोज आपको कंसीडर की जाती है कि उसको आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर वहां पर जो वीड ग्रो करते हैं, जैसे कि आपका, क्योंकि अब रबी एनुअल वीड वहां पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हम चिनोपोडियम एल्बम की बात करेंगे, या फिर जो आपका वीट क्रॉप एसोसिएटेड वीड है जैसे फेलरिस माइनर यानी कि गेहूं के मामा की बात करते हैं, तो ये ग्रो कर सकते हैं। तो इनको, या फिर चिनोपोडियम एल्बम आपका ग्रो कर सकता है जो कि एक ऑब्जेक्शनेबल वीड होता है आपके वीट के अंदर, तो इनको रिमूव करने के लिए स्पेसिफिक जो आपके हर्बिसाइड्स रिकमेंडेड डोज होती है उनको आप अप्लाई कर सकते हो टाइमली, और इन वीड को कंट्रोल करके आपके प्लांट्स को इजीली ग्रो करवा सकते हो। लेकिन इसके साथ में एक मेथड आपका और यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं FIRB मेथड, जिसको हम बोलते हैं फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड मेथड। और ये आपका यहां पर कंसोर्टियम ग्रुप ऑफ जो आपका इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च है CGIAR के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और यहां पर इसको प्रमोट भी किया जा रहा है। और यहां पर कारण क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर अब यहां पर, अब देखो इसको मेथड में होता क्या है, इसमें आपकी रेज्ड बेड बनाए जाते हैं, और एक बेड के अंदर 2 से 3 रो होती हैं वीट की, और उनके आसपास में आपकी फरो प्रेजेंट होती है जिसमें वाटर की एप्लीकेशन की जाती है। और यहां पर वाटर को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए, वाटर के लॉस को कम करने के लिए इस मेथड को डेवलप किया गया था। और इसके साथ में इसमें जो सीड रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो 75 किलोग्राम आपको पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि इसमें सीड रेट भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर इसके अंदर एक तो प्लांट आपका बेटर सीड जर्मिनेशन हो पाएगा, इसकी रूट डेवलपमेंट बेटर हो पाएगी, ग्रोथ बेटर हो पाएगी, लॉजिंग की समस्या कम आएगी, पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, और इसकी यील्ड में भी कई जगह पर एडवांटेज देखा गया था। जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के अंदर 10% के आसपास जो है यील्ड में इंक्रीमेंट देखा गया था विद रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल मेथड जो हमारे हम लोग फॉलो कर रहे थे उनके रिस्पेक्ट में। अब यहां पर ये मेथड बेटर हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्वियस सी बात है बेटर हुआ। तो ये हमारा क्या है, यहां पर आपका सोइंग है, और जैसे ही हम लोग सोइंग करेंगे फिर हमारा जर्मिनेशन करेगा, और ये प्रोसेस आपकी अकर करती है। और अलग अलग टाइम के ऊपर हमें अलग अलग आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे हम लोग कहीं पर हम लोग जो पर्टिकुलर क्रॉप होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, वीड को रिमूव करते हैं। अच्छा, वीड का जो टाइम होता है, याद रखना किसी भी क्रॉप के अंदर वीड को रिमूव कब करना चाहिए, तो याद रखना वीड को रिमूव करने का परफेक्ट टाइम होता है किसी भी क्रॉप का जो टाइम पीरियड है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई क्रॉप आपकी है, उसके 120 दिन का टाइम है, 120 डेज की क्रॉप है, तो उसका 1/3 कितना होता है, इसका 3 से भाग दे दो और कितना दिन निकल के आएगा, 40। तो 40 से 45 दिन के अंदर वीड कंपटीशन करेगा। अब वीड कंपटीशन कैसे करता है, लाइट के लिए करता है, स्पेस के लिए करता है, न्यूट्रिएंट के लिए करता है, वाटर के लिए करता है। मेजर ये 4 कंपोनेंट होते हैं जिनके लिए वीड आपका प्लांट जो है मेजर जो मेन क्रॉप है उसके साथ कंपटीशन करेगा। तो उसी कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वीड कंट्रोल मेथड को फॉलो करते हैं।
और ये हमेशा आपके अप्रोक्सीमेटली उसी टाइम पर करने चाहिए जब आपका क्रॉप वीड कंपटीशन टाइम चल रहा होता है। उसके बाद आपकी वीड को कंट्रोल करने के लिए आपको प्रिकॉशन या जो आपके प्रिवेंटिव मेजर होते हैं उनको फॉलो करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बाद में अगर वीड ग्रो भी करते हैं फील्ड के अंदर तो वो आपकी क्रॉप के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपकी क्रॉप बेटर एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी होगी। और इसीलिए इसके बाद में आपकी फील्ड में मेजर जो आपके प्रिकॉशंस होते हैं उनमें हम लोग न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करना। अच्छा, अब न्यूट्रिएंट की बारी आती है तो आपको पता है आपकी इंडियन सॉइल के अंदर हम लोग ज्यादातर जो है मेजर जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है एनपीके, इनकी रिकमेंडेशन डोज होती है। इसी के साथ में आपको पता है कि आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे हम बात करें इंडियन सॉइल के अंदर तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, बोरोन हो गया, ये मेजर 3 न्यूट्रिएंट है जिनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जिंक की अगर डेफिशिएंसी है तो जिंक सल्फेट आपका रिकमेंड डोज के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट हम जिसको बोलते हैं वो आपका अप्लाई किया जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से जो आपके जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम इनको खासकर चिलेटेड फॉर्म के अंदर स्प्रे करके और आपका जो है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहां पर जिंक है, जिंक को तो हमें याद रखना चाहिए कि ये जो न्यूट्रिएंट आपका है वो अगर आपकी सोइल के अंदर ज्यादा डेफिसिट है तो उसको इनिशियल में भी हम लोग आपकी सोइल के अंदर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ताकि बेटर वहां पर ग्रोथ है हो पाए। लेकिन जो एनपीके है, अब एनपीके के अंदर नाइट्रोजन की बात करें, क्योंकि नाइट्रोजन के बिना तो प्लांट के अंदर ना तो वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर हो पाएगी, ना ही इसके बिना जो है आपका फर्दर हम ये कह सकते हैं कि टीलर्स डेवलपमेंट बेटर हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि नाइट्रोजन को और फास्फोरस के बिना रूट डेवलपमेंट नहीं हो सकता, टीलर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और यहां पर पोटेशियम तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके पर जो है इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए प्लांट के अंदर। तो ये क्या होता है कि जो आपका नाइट्रोजन होता है वो अप्रोक्सीमेटली अलग अलग एरिया में डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जैसे 100 टू आपका 120 किलोग्राम क्या होता है यहां पर रिकमेंडेड होता है। इसी के साथ में जो फास्फोरस आपका होता है ये 40 टू 60 किलोग्राम रिकमेंडेड होता है, और आपका जो पोटाश होता है वो 30 से 50 किलोग्राम होता है। अब ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वेरी करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जैसे हम आपके फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस आपका पंजाब की सॉइल में बहुत कम रिकमेंडेड होता, पंजाब की सॉइल के अंदर हम लोग आपका अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके अंदर बोलते हैं कि जो आपका फास्फोरस को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स है वो आपका पंजाब, हरियाणा इन स्टेट में ज्यादा सोइल करती है। और कई ऐसे स्टेट, अच्छा ये भी डिपेंड करता है कि वहां पर मिट्टी कैसी है, सोइल कैसी है, ये भी डिपेंड करेगा ना। और दूसरी तरफ क्या होता है कि भाई हो सकता है कि फास्फोरस वहां पर फिक्स ज्यादा है या फास्फोरस फिक्सेशन कम है, या फिर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी पहले ही ऑलरेडी ज्यादा है, कम है, या फिर उसमें हमने पहले ऑर्गेनिक मैटर को अप्लाई किया है कि नहीं किया है। कई चीजें मैटर करेगी, ग्रीन मैन्योर का एप्लीकेशन किया गया कि नहीं किया गया है ना। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको हमें कंसिडर करना पड़ता है, और उसी के साथ में हम लोग क्या करते हैं, आपकी इस डोज को अप्लाई करते हैं। तो ये डोज आपकी इस प्रकार से क्या करती है, वेरी करती है। और ये अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग लोकेशन के अंदर, अलग अलग वहां पर जो आपका पैरामीटर्स होते हैं सोइल के, उनके ऊपर डिपेंड करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम रिकमेंडेशन डोज उस फील्ड में क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। समझ में आ गया। लेकिन अगर हम रिकमेंडेशन डोज के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे तो उसका फायदा ये होता है क्योंकि हमारा वहां पर आपका एक तो इनपुट कॉस्ट लॉस होने से बच जाएगा, और दूसरी आपकी क्रॉप को हम लोग इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स की डिमांड सप्लाई पूरी कर पाएंगे। हो सकता है कि वहां पर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम हो और आप लोग ज्यादा अप्लाई करते हो, तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कई बार एंटागोनिस्टिक न्यूट्रिएंट्स के इफेक्ट होने की वजह से कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सोइल में डेफिसिट हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट आपका बेटर ग्रो नहीं कर पाता। अब जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम आपका कई बार लग्जरी कंजप्शन भी शो कर देता है, और कई बार आपका यहां पर हिडन हंगर को भी शो कर देता है। हिडन हंगर का मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट तो थी लेकिन उसने सिम्टम, डेफिशिएंट सिम्टम शो नहीं किए। और आपका यहां पर कई बार लग्जरी कंजप्शन का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं थी और फिर भी उसने अपटेक कर लिया क्योंकि सोइल में पड़े हुए थे। वही बात है ना, फ्रीज के अंदर लड्डू पड़े हैं या रसगुल्ले पड़े हैं, अब आपको पता है अगर आज इस टाइम पर नहीं खाएंगे तो अगले टाइम तक बहन खा जाएगी, भाई खा जाएगा, तो आप तुरंत मुका देते हो। भूख नहीं थी लेकिन पता है कि यार खत्म हो जाएंगे, जल्दी से काम कर दो इसका, तो वो हमारी मजबूरी हो जाती है ना। वही वाली बात यहां पर है। अब बेचारा पोटेशियम सोचता है पड़ा है यार ले लूं इसको, है ना, पौधा क्या करता है इसको अपटेक कर लेता है। तो वही कहानी है। अब हम बात आते हैं नेक्स्ट आपका इस प्रकार से, तो ये समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, ठीक है। अब हमारी बारी आती है जी जर्मिनेशन। अच्छा ये आपका यहाँ पर मैंने अभी जो सारा कहानी समझाई है वो सारी इसी पर है, इसके अंदर कब डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से होता है। तो जैसे मैंने बताया कि सीआरआई स्टेज कब आती है, तो 20 से 25 दिन के बाद सोइंग के। उसी के बाद टेलरिंग आपका, जिसके अंदर बड प्राइमरी जो इनिशियल स्टेज में डेवलपमेंट होता है और फिर आपके फर्दर डेवलपमेंट होते हैं। अच्छा ये आपका 15 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, और आपका हर 4-5 दिन के बाद एक नया टेलर आता है, और 45 डेज तक ये कंडीशन चलती है। और ये आपकी 45 टू 60 डेज हमारी क्या होती है यहाँ पर
जॉइंटिंग स्टेज होती है, और जैसे ही वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट होगा फिर हमारा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आपका प्लांट आ जाता है। तो ये आपका इनिशियल में जर्मिनेशन कुछ इस प्रकार से हमारा देखने को मिलता है। फिर हमारी बारी आती है जी वेराइटीज। अब देखो वेराइटीज आपका याद करने का काम है, मेरा काम नहीं है, इसको तुम लोग पीपीटीज में तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम्हारी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएगी, बट इसको अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये वेराइटीज तुम्हारे काम की है। और जैसे यहाँ पर इनिशियल स्टेज में आपकी जो इंट्रोड्यूस्ड वेराइटीज थी, फिर आपकी सिंगल जीन वेराइटी, डबल जीन वेराइटी, ट्रिपल जीन वेराइटी, सोल्ट अफेक्टेड एरिया के लिए कौन सी टॉलरेंट वेराइटीज है, इरिगेटेड एरिया के लिए कौन सी वेराइटीज है, लेट शोन वेराइटीज कौन सी है, रेनफेड वेराइटीज कौन सी है, और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट है वेराइटीज। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जिनका फोकस ज्यादा किया जा रहा है, तो उनको आप लोग जरूर याद कर लेना। अच्छा, तो सीड रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो ये आपका यहाँ पर हो गया, जिसके अंदर हमने एवरेज सीड रेट की बात की थी कि 100 किलोग्राम। लेट सोइंग करते हो या फिर किसी सॉइल के अंदर सोल्ट ज्यादा होता है, ब्रॉडकास्टिंग करते हो, तो वहां पर आपका 120 किलोग्राम अप्रोक्सीमेटली 20% सीड को हम लोग क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और अगर हम बात करें तो जीरो टीलेज में भी आपका 125 किलोग्राम के आसपास सीड की रिक्वायरमेंट होती है, और डिबलिंग के अंदर 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और FIRB यानी कि फरो इरिगेटेड रेज बेड में हमारा 75 किलोग्राम सीड की क्या होती है जी, आपको रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमारी सोइंग की बात आती है, तो सोइंग में देखो आपका मैंने क्या बोला कि 1 नवंबर से नवंबर 3rd वीक, या फिर हम लोग ये बोलते हैं कि अक्टूबर लास्ट से लेके आपका अर्ली नवंबर के बीच में हम लोग इसकी सोइंग करते हैं। लेकिन ये आपका याद रखना कि सेकंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर और फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ आपका नवंबर सूटेबल टाइम है इसके लिए। और सोइंग डेप्थ आपकी कितनी होती है, तो याद रखना जनरल डायरेक्टली सोइंग जो आपकी हम लोग करते हैं वो आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर में करते हैं। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रिपल जीन वेराइटी है या डबल जीन वेराइटी है, तो उन केसेस में डेप्थ कितना होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग इस डेप्थ रेंज को याद कर लेना, क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है जी आपकी यहां पर, अच्छा ये आपका क्या किया जा रहा है, इसके अंदर हैप्पी सीडर से हम लोग जो मशीन से सोइंग करते हैं, तो वो आपकी इसके अंदर रेजिड्यू प्रेजेंट रहता है, और इसी रेजिड्यू के होते हुए क्रॉप आपकी ग्रो कर जाती है। और अच्छा ये जो है वो आपका यहाँ पर जो है रेजिड्यू के साथ में हमारा हैप्पी सीडर से सोइंग है, लेकिन ये आपका FIRB के अंदर सोइंग है, जिसके अंदर 2 से 3 रोज आपकी ग्रो कर रही है, और आपका बीच में यहाँ पर क्या है, फरोज है। तो ये पानी को इक्वली दे रही है, और साथ में रूट डेवलपमेंट बेटर होता है, लॉजिंग नहीं आती है, और आपका बेटर स्टैंड क्रॉप ग्रो करता है, और बहुत अच्छी यील्ड यहाँ से देखने को मिलती है। अब हमारी बारी आती है जी इरिगेशन कब अप्लाई करनी चाहिए, तो इरिगेशन अगर हमारे पास एक है तो सिंगल इरिगेशन हमारा क्रिटिकल स्टेज कौन सी होगी, CRI, और अगर दो हमारे पास इरिगेशन है तो CRI और फ्लावरिंग, 3 है तो CRI, जॉइंटिंग और मिल्किंग। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन दे सकते हैं। फिर हमारा है मेजर वीड, तो आपको पता होना चाहिए मेजर वीड आपकी क्रॉप के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहले आपका फेलिस माइनर, जिसको हम लोग गेहूं का मामा, गुली डंडा, या फिर हम लोग लिटिल इसको जो है कैनरी ग्रास के नाम से भी जानते हैं। एवनाफ्टुआ जिसको हम वाइल्ड ओट के नाम से जानते हैं, साइनाडोन डैक्टिलोन जिसको हम दूब बोलते हैं, और आपका साइप्रस रोटेंडस जिसको हम लोग मोथा बोलते हैं, और इसी के साथ में आपका यहाँ पर है क्या, चिनोपोडियम एल्बम जिसको हम लोग बथुआ बोलते हैं, और आपका इसके बाद कॉन्वोलस आर्मिस जिसको हम लोग हिरणखुरी के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, तो इनको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है कि ये हमारे मेजर वीड होते हैं जिनको हमें कंट्रोल करना चाहिए। अब जैसे कॉन्वोलस आर्मिस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑब्जेक्शनेबल वीड बोलते हैं, और इनका कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसी के साथ में आपका ये अलग अलग वीड है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये चिनोपोडियम एल्बम है, ये आपका फेलरिस माइनर है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये आपका कॉन्वोलस आर्वेंसिस है। ठीक है, ये आपको पता है क्या होता है, साइप्रस रोटेंडस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपका यहाँ पर जो सैंडोन डैक्टिलोन हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग आपके क्या है यहाँ पर है जो है इंपॉर्टेंट वीड है जिनको हमें कंट्रोल करना होता है टाइमली। और ये भी मैंने बता दिया कब, आपकी क्रॉप के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। कोई भी क्रॉप का आप याद कर लेना, जो क्रॉप वीड कंपटीशन टाइम होता है वो हमेशा क्रॉप के टोटल जो ड्यूरेशन है उसका 1/3 टाइम लगा लो, दैट विल बी द क्रॉप वीड कंपटीशन टाइम, और उसी के ड्यूरेशन हमें कंट्रोल करना है। ब्रॉडली वीड है तो ब्रॉडली फर्बिसाइड यूज कर लेंगे। अच्छा, आप देखो वीट की जब बारी आती है तो वीट में हम लोग जो आपका इन वीड को कंट्रोल करते हैं तो वो किस बेसिस पर करते हैं, तो अच्छा इसके अंदर क्या है कि हमारा एक फेलरिस माइनर को कंट्रोल करने के लिए आपको पता होगा पहले हम लोग एक केमिकल को यूज करते थे, जिसको आजकल हमने केमिकल को यूज करना बंद कर दिया। कोई बता सकता है कौन सा है? फिर आज कौन सा अप्लाई करते हैं? एक ऐसा केमिकल है जो कि आपका वीट के अंदर हम पहले अप्लाई करते थे और उसमें अभी रेजिस्टेंट डेवलप हो चुका है, और उसका प्रयोग करना आज के समय हमारा क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। क्योंकि उसमें रेजिस्टेंट डेवलप होने के कारण आपके प्लांट के अंदर, और वो केमिकल अभी आपका जो है काम नहीं करता है। बोलो, समझ में तो आ रहा है? पहले तो ये बताओ मेरे को, ऐसे तो नहीं आ रहा, आज फास्ट तो नहीं निकल गया मैं? आइसोप्रोटोन
तो फिर रिप्लेस किसने किसको किया उसने? पक्का? पानी लेकर बोलो। हे भगवान, अबे गधो। धन्यवाद भाई। बोलो। देखो, पहले हम लोग ना यूज करते थे आइसोप्रोट्यूरॉन। अभी इसको रिप्लेस जो किया है, एक तो है क्लेडिनोफॉफ, या आपका आता है सल्फोसल्फ्यूरॉन। ठीक है, मेजर यहां पर सल्फोसल्फ्यूरॉन है, जिसने आपका आइसोप्रोट्यूरॉन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्योंकि कारण क्या है? फेलिस माइनर के अंदर इसके अगेंस्ट में क्या हो गया? रेजिस्टेंट डेवलपमेंट हो गया। बाकी जो आपके कॉमन हर्बिसाइड है, जैसे कि आपका पेंडिमेथालिन हो गया, ठीक है, तो इनको हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर 2,4-D आपका है ना, तो जो आपके ब्रॉडली फीड होते हैं उनके अगेंस्ट में हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे बथुआ वगैरह को, जो चिनोपोडियम एल्बम है उनको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर्बिसाइड्स को भी बहुत आपको देखने के बाद ऐसा ना हो कि क्रॉप को ही नुकसान कर जाए। ठीक है, कुछ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं, कुछ पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड होते हैं, कुछ सिलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं। ठीक है, तो हमें उनकी जो आपका कहते हैं ना कि जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसको अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारी बारी आती है जी नेक्स्ट यहां पर कि हार्वेस्टिंग। तो देखो, इसकी हार्वेस्टिंग जो होती है वो आपकी 20 से 25 अप्रोक्सीमेटली 22 से 23% मॉइस्चर पे क्या होती है? हार्वेस्टिंग होती है। फिर उसका ग्रेन जो है वो आपका मार्केट में जब बेचने जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 17% के 18% के आसपास उसकी मार्केटिंग होती है, बेची जाती है, और 10 से 12% मॉइस्चर पे क्या करते हैं? उसकी स्टोरेज करते हैं। और हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है इसका? 40% होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या था? इसकी हार्वेस्टिंग जो है, इसके अंदर हम लोग रिपिंग करते हैं और उसके बाद थ्रेसिंग भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल हमने दोनों ऑपरेशन को एक साथ में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन मशीन के द्वारा कंबाइन ऑपरेशन। ठीक है, और ये हमारा क्या है? हार्वेस्टिंग के बाद। अब बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा पूरा वीट था। इसके अंदर डिजीज और इंसेक्ट्स को आप लोग पैथोलॉजी की सेशन में जो है कंप्लीटली कवर करते हो, और इनको आप अच्छे से जो है पढ़ने की कोशिश करना। क्योंकि देखो, अभी भी अगर हम बात करें तो कुछ आपके जो रैंडम फैक्ट्स बचे हुए हैं, इनको आप लोग जैसे चाहे जितनी भी चीजें हैं आपको मैंने बता दी, समझा दी, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आता है, ठीक है, एक ब्रीफ के अंदर हमने इसको एक ये मान सकते हो कि बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है काफी चीजों को, लेकिन फिर भी कई बार डाउट बच जाते हैं। तो आप उन डाउट को लेकर आओ। जब तक आप डाउट को लेकर नहीं आओगे तब तक मैं आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, पक्का सब लोग? हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन बेटा सबको समझ में आया कि नहीं आया?